Good morning students. Today हिंदी लेसन नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी से अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के लिए, विद्रोह मतलब एक प्रकार का आक्रमण, विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस निरापराध देवी को अग्नि को भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी पिघला देता है, द्रवीभूत कर देता है। इस कहानी का मुख्य अंश यही है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया और बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर दिया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देख अंग्रेज सेनापति का हृदय आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस यानी छोटी उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हो बेटी? बालिका ने कुछ शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य पूरा होगा? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस करने का आदेश दिया है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा अपराध उतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। इस तरह से नाना साहब की बेटी ने अंग्रेज गवर्नर जनरल से विनय किया। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध में से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मैं बहुत प्रेम संबंध था, हम दोनों सहेलियाँ थीं। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती रही और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी मेरे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री की तरह के समान स्नेह करते थे। मालूम होता है कि आप भी सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी चिट्ठी मेरे पास अभी तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने बालिका को पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति ने हे के कुछ क्षण ठहर कर, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना है कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति ने विनयपूर्वक कहा, मैं भी इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या इस मकान की रक्षा की जा सकती है? इसको बचाया जा सकता है? जनरल आउटरम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश का महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कर्निंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार कर देना चाहिए। आउटरम, आखिरकार आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते हैं। सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया और इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल को फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल में कोना कोना छान डाला, पर मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया कि जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, यानी उनका कोई भी निशान बाकी न रहे। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम ने आज्ञा
सेनानी नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर को पर तोपों के गोले बरसने लगे। घंटे भर में पूरा महल मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 दिसंबर को एक लेख लिखा गया। बड़े दुख का विषय था कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों की हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाना साहब ने बहुत सारे अंग्रेज़ों को मार डाला था। इसलिए अंग्रेज जाति नाना साहब पर बहुत ही क्रोधित थी। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना साहब की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के निश्चय की को ही यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नारियों का संहार किया उसकी कन्या को क्षमा कैसे किया जाए। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या, अन्य कोई भी संबंधी जहां भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास की अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के टूटे हुए महल के ढेर पर रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, यानी एक रुदन करते हुए स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं यहाँ पर जी भर के रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले, पत्थर हृदय वाले, कठोर हृदय वाले जनरल ने उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनबीस के बाखर अखबार पत्र में छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांति और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका की को जलती देख सबने उसे देवी को समझकर प्रणाम किया। इस तरह से यह पाठ पूर्ण होता है। यह कानपुर में एक भीषण हत्याकांड की कहानी है जो कि चपला देवी के द्वारा लिखी गई। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को रचा गया है। ये हिंदू पंच नामक अखबार का एक अंश है जो चपला देवी द्वारा उस समय प्रकाशित किया गया था। यह हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएँ, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी की में भी किसी परिवर्तन के अभी कल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जय हिंद, जय भारत।